जब वांग युनफा ने ये सुना तो वह तुरंत डर गया। पत्नी, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है। वांग युनफा शीघ्रता से प्रसन्न भाव के साथ आगे बढ़ी। तुम देखो, आप गुस्से में क्यों हैं? हमारी माँ ने मुझे बिगाड़ दिया है, इसलिए मैं काम पर नहीं गया। क्रोधित मत होइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। वांग युनफा की शादी होने से पहले वह एक पत्नी की प्रतीक्षा कर रहा था। शादी के बाद उन्हें एक बेटे की उम्मीद थी। बच्चा नहीं, बेटा है। जब मैचमेकर ने उसका परिचय कराया तो उसने कहा कि ली जिया के नितंब इतने बड़े हैं कि वह भविष्य में एक बेटे को जन्म देगी। इसलिए जब ली जिया ने वांग युनफा को उनके बच्चे के बारे में धमकी दी तो उसने तुरंत मान लिया। चूंकि उसके बड़े भाई और भाभी दोनों आसपास थे, ली जिया को अभी भी वांग युनफा को एक चेहरा देना पड़ा। ये देखकर कि वह नर्म पड़ गया, उसने भी अपना स्वर नर्म कर लिया। अब हम शादीशुदा हैं, आप पहले की तरह अपने बारे में नहीं सोच सकते। मुझे बताओ, जब भविष्य में बच्चा पैदा होगा तो क्या हमें उसके भरण पोषण के लिए पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे? हाँ, मैं मूर्ख बन रहा था। वांग युनफा ने तुरंत सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। वांग युनजोंग ने ये सब देखा और उसके दिल में तिरस्कार भर गया। उसका छोटा भाई था ही इतना होनहार। शादी से पहले वह अज्ञानी, अक्षम और निष्क्रिय था। शादी के बाद वह अपनी पत्नी से डरने लगा। उसने उसे पसंद नहीं किया, उसे घिन आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था। वांग युनजोंग ने अपना हाथ लहराया और धीरे से कहा, ठीक है, बहस करना बंद करो। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, वांग युनजोंग ने वांग युनफा से कहा, युनफा, एक बार तुमने इस बारे में सोच लिया तो मैं बाद में तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था करूंगा। जब तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी तो मैं तुम्हें भविष्य में प्रमोट करूंगा। तुम मेरे छोटे भाई हो। जब तक आप व्यवहारिक हैं, मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जब ली जिया ने वांग युनजोंग की बातें सुनी तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। धन्यवाद, भाई। वांग युनफा को ये सुनकर खुशी हुई कि उसे पदोन्नत किया जा सकता है। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं अभी भी भविष्य में प्रबंधक या कुछ और बन सकता हूँ। उसने तुरंत सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। चिंता मत करो भाई, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगा। वांग युनजोंग ने सिर हिलाया और जियांग चुनफेन से कहा, जाओ और फ्रूट क्रिस्प्स का एक डिब्बा ले आओ जो मैं हांगकांग से वापस लाया था। जियांग चुनफेन ने सिर हिलाया और लिविंग रूम में कैबिनेट से उत्कृष्ट रूप से पैक किए गए स्नैक्स का एक बॉक्स निकाला। उसने इसे ली जिया को सौंप दिया और कहा, तुम्हारा भाई इसे हांगकांग से वापस लाया था, इसे वापस ले जाओ और खाओ। ओह! ली जिया जल्दी से अपने चेहरे पर शर्मिंदा भाव लेकर खड़ी हो गई। भाई इसे हांगकांग से वापस लाया, तुम्हें उन्हें अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए। जियांग चुनफेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास अभी भी घर पर कुछ हैं। वे सिर्फ फलों से बने स्नैक्स हैं। वे अधिक मूल्यवान नहीं हैं। बस एक बार चखें और उन्हें आजमाएं, चूंकि यह भाभी की ओर से है, इसलिए इसे स्वीकार करें। वांग युनफा ने चिल्लाकर कहा। जब ली जिया ने ये सुना तो वह इसे लेने के लिए आगे बढ़ी। धन्यवाद, भाई और भाभी। ली जिया ने उन्हें जो देना था वह दे दिया था और जो कहना था वह कह दिया था। उसने वांग युनजोंग और जियांग चुनफेन से कहा, भाई, भाभी, युनफा और मैं पहले वापस जाएंगे। वानबाओ जिला जोंगलू जिले से काफी दूर है। मुझे अभी भी कल सुबह काम पर जाना है। जब तुम्हारे पास समय हो तो हमारे यहाँ आ जाना। जियांग चुनफेन ने सिर हिलाया। ठीक है, सड़क पर ध्यान रखना। वांग युनजोंग भी खड़े हो गए और वांग युनफा से कहा, जब आप कंपनी में जाएं तो मुझे पहले से फ़ोन कर देना।
मैं व्यवस्था कर दूंगा। वांग यूनफा ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिलाया। वांग यूनजोंग के घर से वापस आते समय ली जिया सामने वाली यात्री सीट पर बैठे और वांग यूनफा को संतुष्टि से देखा। उसने कहा, हालांकि भाई को मुस्कुराना पसंद नहीं है और वह काफी घमंडी है, वह आपके लिए काफी अच्छा है। ली जिया ने शुरू में सोचा था कि उसे इस मामले पर अपनी सांसें बर्बाद करनी पड़ सकती हैं। आखिरकार वह अपने पति को सबसे अच्छी तरह जानती थी। उसने पहले कभी कुछ नहीं किया था, इसलिए वह चाहकर भी नौकरी का इंतजाम नहीं कर पाए। इसलिए उसने सोचा कि इसे संभालना मुश्किल होगा और इसलिए उपहार खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए। जब समय आया, वह अपना मुंह खोलने में कुछ आत्मविश्वास होगा। अप्रत्याशित रूप से वांग यूनजोंग लगभग तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब तक वांग यूनफा अपना काम अच्छा करते रहेंगे, उन्हें बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। ली जिया अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं। एक जैविक भाई वास्तव में एक जैविक भाई था। वह महत्वपूर्ण क्षणों में उपयोगी थे। जब वांग यूनफा ने ये सुना, तो उसके मुंह के कोने गर्व से मुड़ गए। वह आत्मसंतुष्ट लग रहा था। बेशक मेरा भाई एक बड़ा बॉस है, वह हवाई करने का आदी है, लेकिन जब मेरी बात आती है तो ऐसा नहीं होता। हमारी शादी होने से पहले भाई ने मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में घर का ठेका दे दिया था। उस यार्ड की कीमत 60 से 70 हजार युआन है। ली जिया को लगा कि वांग यूनफा ने जो कहा वह समझ में आया। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हम अपने परिवार के लिए केवल आपके भाई पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आपका भाई मदद नहीं करेगा, तो आपकी नौकरी का क्या होगा? आपकी दोनों बहनों में से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि मैं अपने भाई की प्रशंसा करता हूँ। वांग यूनफा ने आवाज लगाई। दूसरी तरफ वांग यूनफा और ली जिया के चले जाने के बाद जियांग चुनफेन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसने लिविंग रूम को साफ सुथरा किया और वांग यूनजोंग से कहा, यूनफा को कुछ भी पता नहीं है। जब लोगों के साथ व्यवहार करने की बात आती है तो वह सहज नहीं है। यदि आप उसके लिए कंपनी में प्रवेश की व्यवस्था करेंगे, तो क्या वह आपके साथ अपने संबंधों का उपयोग करके परेशानी नहीं पैदा करेगा? वांग यूनजोंग ने सिगरेट जलाई और एक गहरा कश लिया। फिर उन्होंने शांति से कहा, पहले उसे नवीकरण टीम के साथ कुछ कड़ी मेहनत करने दो। देखते हैं कि क्या वह रुक सकता है। अंत में हालांकि वांग यूनजोंग सहमत हो गए, लेकिन उन्हें अपने भाई से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसके तुरंत सहमत होने का कारण ये था कि यदि वह असहमत होता, तो ली जिया उस बूढ़ी महिला को ढूंढ लेता। उस समय भी बुढ़िया को उससे पूछना पड़ता। चूंकि देर सवेरों से इस पर सहमत होना ही था, इसलिए बेहतर होगा कि दूसरे पक्ष को इस उपकार को याद रखने दिया जाए। आखिरकार वह वांग यूनजोंग का छोटा भाई था। जियांग चुनफेन को अपनी सीमाएं पता थीं, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। आप ज़मीन को तियानहाई ले आए? वांग यूनजोंग ने अचानक पूछा। ये सुनकर जियांग चुनफेन मेज को पोंछना बंद करने से खुद को नहीं रोक सकी। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, हम 3 दिन के लिए खेलने गए थे। वांग यूनजोंग के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जियांग चुनफेन ने कहा, यदि आप ब्रेक के समय जिचेन को खेलने के लिए बाहर लाते हैं, तो जिमेन असहज महसूस करेगा। वे आपके बच्चे हैं, भले ही आपको लड़के पसंद हों। आप इतने पक्षपाती नहीं हो सकते। इन सभी वर्षों में ये पहली बार था जब जियांग चुनफेन ने इसे उठाया था। आखिरकार यह कोई रहस्य नहीं था। वांग यूनजोंग को पता था कि वह पक्षपाती है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि उसने कुछ भी गलत किया है।
वह व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं है कि उसके पास भोजन या कपड़ों की कमी है। क्या वह असहज महसूस करती है? जब वह भविष्य में किसी से शादी करेगी तो क्या वह किसी और की नहीं हो जाएगी? क्या वह जिस बच्चे को जन्म देगी उसका उपनाम वांग होगा? ये बिल्कुल वही था जो ओल्ड मास्टर वांग ने पहले कहा था। वांग युनजोंग ने इसे तब से सुना था जब वह छोटा था, लेकिन अब उसने अंततः इसे अपनी बेटी पर प्रयोग किया। जब जियांग चुनफेन ने ये सुना, तो वह बहुत परेशान हुई। उसने हैरान चेहरे के साथ वांग युनजोंग की ओर देखा। ये किस तरह का विकृत तर्क है? अगर हमारी बेटी किसी से शादी करती है, तो क्या वह अब भी आपकी बेटी नहीं है? अगर हर कोई आपकी तरह सोचता है कि महिलाएं भविष्य में दूसरे परिवार में शादी कर लेंगी, तो आइए उन लड़कियों का गला घोंट दें जो पैदा होती हैं और मर जाती हैं ताकि हम संसाधनों को बर्बाद न करें। तब तक पूरी दुनिया लड़कों से भर जाएगी। ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं केवल पूछ रहा था। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वांग युनजोंग जियांग चुनफेन पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार की धारणा उसके हृदय में बहुत पहले से घर कर गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग चुनफेन ने क्या कहा। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। वांग युनजोंग ने अपनी सिगरेट बुझाई और ऊपर चला गया। जियांग चुनफेन को अन्याय महसूस हुआ और उसे अपनी बेटी के लिए बुरा लगा। वह पीछे मुड़ी और अपने आंसू पोंछे, लेकिन वह असहाय महसूस कर रही थी। हालांकि वांग युनजोंग ने लड़कियों के बजाय लड़कों को प्राथमिकता दी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वह उसकी तुलना में उसके बारे में उतना चिंतित नहीं था। बेटा, इसके अलावा जियांग चुनफेन को पता था कि उसके लिए कुछ भी कहना बेकार है। वांग युनजोंग एक ऐसे परिवार में पले बड़े जो लड़कियों के बजाय लड़कों को प्राथमिकता देते थे। अपने बड़ों के प्रभाव में ऐसी अवधारणा बहुत पहले ही बन चुकी थी। उसने यह नहीं सोचा कि वह बिल्कुल भी दोषी था। उसे लगा कि यह स्वाभाविक ही है। इसलिए निजी तौर पर जियांग चुनफेन केवल गुप्त रूप से अपनी बेटी वांग जिमिन के साथ बेहतर व्यवहार कर सकती थी। एक दिन 1 मई की छुट्टियों से पहले जियान ए को बाइझोउ से खबर मिली कि टॉम राइट की डिज़ाइन योजना समाप्त हो गई है। 1 महीने से भी कम समय में टॉम की टीम ने होटल के बाहरी हिस्से का खाका तेजी से पूरा कर लिया। यह अद्भुत था। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दिन पहले ही अपनी छुट्टियां समाप्त कर ली थीं और ईस्ट सी रियल एस्टेट के सम्मेलन कक्ष में एकत्र हुए थे। जैसे ही जियान ए प्रकट हुआ, हर कोई खड़ा हो गया। सीईओ, आज जियान ए ने बेज रंग का पेशेवर सूट पहना हुआ था। वह अधिक परिपक्व लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपना कम नहीं हुआ था। वह अब भी युवा और ऊर्जावान दिखती थीं। वह मुस्कुराई और सभी की ओर सिर हिलाया। फिर वह बीच की सीट पर चली गई और बोली, सब लोग बैठो। ईस्ट सी रियल एस्टेट अभी अभी स्थापित हुआ था और पहला प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में था। हालांकि सभी ने निष्क्रियता नहीं बरती। वे बाजार अनुसंधान और होटल परियोजना पर अनुवर्ती कार्रवाई में व्यस्त थे। कंपनी शुरुआती चरण में थी, लेकिन उसने सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया था। जियान ए के मकाओ से लौटने के बाद उसने कंपनी में 200 मिलियन युआन की तरल पूंजी डाली। अब ईस्ट सी रियल एस्टेट के पास पैसे की कमी नहीं थी। सबके आने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम की लाइटें बंद कर दी गईं। बाइझोउ सभी को टॉम राइट की डिज़ाइन योजना दिखाने के लिए प्रक्षेपण की ओर चलीं। प्रक्षेपण जगमगा उठा और जो कुछ परिलक्षित हुआ वह हाथ से बनाया गया एक रेखा चित्र था। ये शुरुआती रुझान भी था। एक बार जब जियान ए संतुष्ट नहीं हुई, तो वह किसी भी समय ड्राइंग को छोड़ सकती थी।
टॉम राइट को डिजाइनिंग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनके अधिकांश डिजाइन सामान्य से हटकर थे। आयतों और वर्गों जैसे निश्चित डिजाइनों का कभी भी उपयोग नहीं किया गया। विश्व प्रसिद्ध दुबई का बुर्ज अल अरब दुनिया का एकमात्र 7 सितारा होटल था और इसे टॉम राइट ने ही बनवाया था। ये होटल प्रसिद्ध था क्योंकि यह पाल जैसा दिखता था। 6 सितारा होटल का बाहरी हिस्सा जिसे उन्होंने एम ग्रुप के लिए डिज़ाइन किया था। इस बार प्रोटोटाइप के रूप में एम अक्षर का उपयोग किया गया था। हवा में 360 डिग्री घूमने वाला गार्डन रेस्टोरेंट होगा। एम अक्षर पारदर्शी कांच से बने एक लंबे गलियारे से जुड़ा था। डिज़ाइन मजबूत और बोल्ड था। बाई झोंग ने परिचय दिया। होटल पूरी निर्माण सामग्री के रूप में रंगीन स्टील ग्लास का उपयोग करता है। वर्तमान में चीन में किसी भी कंपनी ने कभी भी ऐसे ग्लास का आयात नहीं किया है क्योंकि लागत बहुत अधिक है। विशेष सामग्री के कारण रंगीन स्टील ग्लास सूर्य की विभिन्न स्थितियों में अलग-अलग रंगों को प्रतिबिंबित कर सकता है। इसके अलावा सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 6 बजे पूरी इमारत सूर्य की स्थिति के कारण इंद्रधनुष के रंगों को प्रतिबिंबित कर सकती है। जब सभी ने सुना कि पूरी इमारत में रंगीन स्टील के शीशे का उपयोग होने जा रहा है तो हर कोई हैरान रह गया। ये ग्लास एक बहुत बड़ा निवेश था। जियान ए को भी इस प्रकार के कांच के बारे में 1 या 2 बातें पता थीं। दुनिया में रंगीन स्टील ग्लास का सबसे बड़ा उत्पादक क्यूसी था। इसके महंगे निर्माण और आयात शुल्क के कारण वर्तमान में तो क्या 12 साल बाद भी ये चीन में बेहद दुर्लभ था। क्यूसी यूरेशियन महाद्वीप की सन्निहित प्लेट पर स्थित था। यह एक छोटा सा देश था, लेकिन अपने समृद्ध खनिजों और उन्नत औद्योगिक तकनीक के कारण ये छोटा सा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में चौथे स्थान पर था। हालांकि अगर कोई सोचता है कि क्यूसी एक उबाऊ औद्योगिक देश है, तो वह गंभीर रूप से गलत होगा। क्यूसी का इतिहास हजारों साल पुराना है। सभ्यता के तकनीकी युग में भी अब भी उसका राजतंत्र कायम है। क्यूसी शाही परिवार पूरे देश का स्तंभ था। राजा अकेले ही पूरे देश की जीवन रेखा को नियंत्रित करता था और दुनिया में उसका एकमात्र शेष राजकुमार था। मजबूत औद्योगिक व्यवस्था के तहत क्यूसी का पूरा देश ग्रिम की परियों की कहानियों के परिलोक की तरह सुंदर और स्वप्न जैसा था। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था। हालांकि क्यूसी में कानून सख्त थे। देश की पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए वे हर साल केवल जून और दिसंबर में विदेशी पर्यटकों को स्वीकार करेंगे और वे देश में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या को सीमित करेंगे। जियान ए को ये जानकारी बाद में किताबों और इंटरनेट से मिली। चूंकि क्यूसी के लिए प्रवेश आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं, जियान ए एक बार इसकी प्रतिष्ठा के कारण इसमें जाकर पूजा करना चाहती थी, लेकिन उसे सीधे अस्वीकार कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि क्यूसी में पर्यटकों की संख्या ऊपरी सीमा तक पहुंच गई थी। असहाय होकर वह भविष्य में दोबारा वहां जाने के बारे में ही सोच सकती थी। अंत में कुछ ही समय बाद अप्रत्याशित रूप से उसका पुनर्जन्म हुआ। रंगीन स्टील ग्लास बहुत महंगा है। यदि पूरा होटल रंगीन स्टील ग्लास का उपयोग करता है, तो केवल यह निवेश ही पूरे प्रोजेक्ट के बजट से अधिक होगा। जब विकास विभाग के परिचालन निदेशक वांग हुई ने बाई झोउ की बात सुनी, तो उन्होंने तुरंत भौहें चढ़ा दीं और आपत्ति जताई। ये सुनकर बाकी लोगों ने सिर हिलाया। रंगीन स्टील का गिलास महंगा था। यदि उन्हें क्यूसी से चीन ले जाना है, तो उन्हें समुद्री परिवहन मार्ग का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। चीन में प्रवेश करने के बाद उन्हें बैयून शहर तक पहुंचने के लिए भूमि परिवहन मार्ग का उपयोग करना होगा। यदि पूरी इमारत रंगीन स्टील ग्लास से बनी होती, तो इसकी मात्रा चौंकाने वाली होती।
अकेले सीमा शुल्क बहुत अधिक होगा। जियान ए भी सोच रहा था, यदि होटल में पूरी तरह से रंगीन स्टील ग्लास का उपयोग किया जाए तो पूरी इमारत शानदार होगी। हालांकि हकीकत उसके सामने थी, ये गिलास बहुत महंगा था और वह अब इसका उपयोग नहीं कर सकती थी। यदि वह सजावट के रूप में केवल रंगीन स्टील के कांच के कुछ टुकड़ों का उपयोग करती तो यह नियन रोशनी की तरह असंगत दिखता। इसलिए यदि वह इस गिलास का उपयोग करना चाहती है तो उसे इसका पूरा उपयोग करना होगा, अन्यथा वह एक भी टुकड़े का उपयोग नहीं करेगी। रंगीन स्टील के गिलास के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाई झोउ ने अचानक कहा। सम्मेलन कक्ष तुरंत शांत हो गया। सभी ने बाई झोउ की ओर देखा और उन्होंने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास बाजार मूल्य के 30% पर रंगीन स्टील का गिलास खरीदने का एक तरीका है। 30%? जब सबने ये सुना तो वे चौंक गए। क्या वह लागत मूल्य नहीं था? बिना एक पैसा कमाए बड़ी मेहनत से बनाए गए रंगीन स्टील के गिलास को कौन बेचेगा? हालांकि भीड़ बाई झोउ पर संदेह करने में असमर्थ थी। आखिरकार उपस्थित सभी लोगों ने कई वर्षों तक बाई झोउ का अनुसरण किया था। जियान ए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह जानती थी कि बाई झोउ घमंडी व्यक्ति नहीं थी। जब तक उसने कहा कि वह ये कर सकता है, वह ऐसा करेगा। हालांकि जियान ए भी कुछ हद तक उत्सुक था। बाई झोउ के संबंध कितने व्यापक थे? उसके क्यूसी के साथ भी संबंध थे। यदि कीमत 30% होती तो जियान ए इसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकता था। बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली। जियान ए टॉम राइट के डिज़ाइन से बहुत संतुष्ट थे। एम ग्रुप का पहला 6 सितारा होटल एम अक्षर के आकार का था। यह उचित और अप्रत्याशित था। जियान ए यही परिणाम चाहता था। यह अनोखा और उन्नत था। बैठक समाप्त होने के बाद जियान ए बाहर नहीं गया बल्कि बाई झोउ के कार्यालय गया। बॉस, क्या आप उत्सुक हैं? बाई झोउ ने उसे एक गिलास पानी डाला और पूछा। चूंकि जियान ए तुरंत नहीं निकली, बाई झोउ को पता था कि वह रंगीन स्टील के गिलास के बारे में पूछना चाहती थी। जियान ए ने इसे छिपाया नहीं। उसने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। वह वास्तव में बाई झोउ के संबंधों के बारे में उत्सुक थी। बाई झोउ ने कहा, मुझे आपको ये बताने का मौका नहीं मिला कि मैं चीनी नहीं हूँ। मैं क्यूसी के 37वें राजा, क्यूसी के दूसरे राजकुमार का दूसरा बेटा हूँ। थूक। जियान ए को आश्चर्य हुआ और उसने उसके मुंह में पानी छिड़क दिया। खांसी। जियान ए ने 2 बार जोर से खांसी और सांस छोड़ी। फिर उसने भयभीत भाव से बाई झोउ की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने कहा कि तुम थे? बाई झोउ अवाक थी। उद्धरण चिन्ह। मैं क्यूसी के 37वें राजा का दूसरा बेटा हूँ। क्यूसी का दूसरा राजकुमार। भोर ने अपनी असली पहचान शब्द दर शब्द दोहराई। उसने जियान ए की ओर फिर से देखा, यहाँ तक कि उसके जैसे व्यक्ति का भी, जो पुनर्जन्म जैसे बुरे और बुरे दौर से गुजरा था। उसका मुंह आधा खुला था जैसे कि उस पर बिजली गिर गई हो। वह काफी देर तक होश में नहीं लौट सकी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जियान ए के लिए ये बहुत अप्रत्याशित था। आखिरकार उसने हमेशा सोचा था कि वह चीनी था क्योंकि उसका चेहरा एशियाई था। चांदी सफ़ेद बालों के अलावा, जो उसने कहा था, उसे विरासत में मिला था। किसी विदेशी का कोई निशान नहीं था। वह चीनी भाषा में भी पारंगत था और बैयून शहर की बोली जानता था। किसने सोचा होगा कि ऐसा व्यक्ति क्यूसी का राजकुमार था? ये बहुत अविश्वसनीय था, मानो ये जानते हुए कि जियान ए क्या सोच रहा था। बाई झोउ ने हल्के से खांसते हुए धीरे से समझाया, मेरे पिता की 5 पत्नियां हैं।
मेरी माँ चीनी थी। मुझे येल परिवार का बालों का रंग विरासत में मिला है, लेकिन मुझे अपनी माँ की शक्ल विरासत में मिली है, इसलिए मैं शुद्ध चीनी दिखती हूँ। जियान हैरान था। क्या उसे चांदी जैसे सफ़ेद बाल विरासत में मिले? रुको, अब मुख्य बात उसके बाल नहीं थे। क्या आप क्यूसी के राजकुमार हैं? जियान ने पलकें झपकाईं, और उसके दिल में अचानक असंतोष का एक निशान उभर आया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाई झोऊ ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली और कहा, मैं भूल गया था। जियान ने, इसे भूल जाओ, अब ये जानने में देर नहीं हुई है। जियान ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। बात सिर्फ इतनी थी कि बाई झोऊ की असली पहचान बहुत महान थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें जन्मजात उत्कृष्ट आभा थी। इतने लंबे समय के बाद वह क्यूसी का राजकुमार था। हालांकि जब उसने सोचा कि क्यूसी के राजकुमार ने उसके सामने कैसे घुटने टेक दिए थे, तो जियान ने उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि क्यूसी के 37वें राजा को इसके बारे में पता होता, तो क्या वह पूरी दुनिया को उसके पीछे धकेल देता? कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कहा कि आप 30% कीमत पर रंगीन स्टील ग्लास आयात कर सकते हैं। तो यह ऐसा ही है। जियान शांत हो गया था और बुदबुदाया था। जब बाई झोऊ ने ये सुना, तो उसने धीरे से कहा, हालांकि मैं क्यूसी का राजकुमार हूँ, क्यूसी के कानून सख्त हैं। मैं जो कुछ भी निर्यात करता हूँ उसके लिए स्पष्ट मूल्य सूची की आवश्यकता होती है, और यहाँ तक कि किंग भी इसका अपवाद नहीं है। 30% सबसे कम कीमत है जो मैं पेश कर सकता हूँ। स्पष्ट रूप से कहें तो बाई झोऊ का मतलब था कि क्यूसी का एक नियम था कि हर चीज़ का लेन देन के रूप में व्यापार किया जाना था। इसलिए चीज़ें मुफ्त में नहीं बेची जा सकती थीं या दूसरों को नहीं दी जा सकती थीं। ये भी एक परंपरा थी जिसे क्यूसी में 1000 वर्षों से कायम रखा गया था, और यहाँ तक कि शाही परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। जियान ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, आपके लिए ऐसा करना ही काफ़ी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ने अचानक बाई झोऊ की ओर संदिग्ध भाव से देखा। तो आपका पूरा नाम येल बाई झोऊ है, या ये बाई झोऊ येल था? बाई झोऊ ने शांति से कहा, मेरा पूरा नाम येल जिस्टन लिनमोर कैरिसलाडो बाई झोऊ है। जियान अवाक था। इसे भूल जाओ, मैं अब भी तुम्हें बाई झोऊ कहूँगा, जियान ने कहा। कंपनी छोड़ने के बाद जियान घर नहीं गया। इसके बजाय वह एक टैक्सी में बैठ गई। 1 मई की छुट्टियों का आखिरी दिन था। जब वह मकाओ में थी, तो उसे भाई वू बी का फ़ोन आया। दूसरे पक्ष ने कहा कि यदि वह जल्दी लौट आए, तो वह उससे संपर्क कर सकती है और साथ में भोजन कर सकती है। चूंकि स्कूल कल से शुरू होगा, जियान ने एक रात पहले वू बी को बुलाने की पहल की। वे दोनों शाम को एक साथ डिनर करने पर सहमत हुए। वू बी ने स्थान चुना था। यह कोई शानदार होटल या रोमांटिक पश्चिमी शैली का रात्रिभोज नहीं था। यह वानबाओ जिले में एक शांत जापानी रेस्तरां था। रेस्तरां बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत साफ था। 2 सेवा कर्मचारियों के अलावा केवल मालिक और उसकी पत्नी थे। हॉल में केवल 3 टेबलें थीं, और उनके चारों ओर कुछ टाटामी कक्ष थे। उनके आधे बंद होने का कारण ये था कि किसी भी कक्ष में दरवाज़ा नहीं था। दुकान छोटी थी, लेकिन कारोबार अच्छा था। जब जियान आया तो वो भी पहले ही आ चुका था। उसने जियान को दरवाजे से अंदर आते देखा। वो भी तातामी और के साथ एक कमरे में बैठा था। उसकी ओर लहराया, भाई वो भी। जियान मुस्कुराई और आगे बढ़ते हुए चिल्लाई। वो भी ने एक दूधिया सफ़ेद स्वेटर और एक जोड़ी खाकी स्लैक्स पहन रखी थी। उसने जानबूझकर अपने आधे लंबे बालों को साफ नहीं किया था, और उसकी झालरें स्वाभाविक रूप से उसके माथे को ढकती थीं।
इस लुक ने तुरंत उनके स्वभाव को बदल दिया, जिससे वह 18 साल के युवा की तरह दिखने लगे। ये कैसा है? क्या ये जगह ढूंढना आसान था? वूबी ने जियान ए के लिए जापानी चाय का एक कप डालते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। फीनिक्स के आकार की उसकी आंखें धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ सिकुड़ गईं, जिससे ज्वलंत कोमलता का स्पर्श प्रकट हुआ जिसने वूबी को जीवंत और करीबी महसूस कराया। जियान ए भी मुस्कुरा रहा था। किसी कारण से वूबी का सामना करते समय वह अपनी सबसे आरामदायक और प्राकृतिक स्थिति प्रकट करेगी। भले ही वूबी की असली पहचान खतरनाक और गुप्त थी, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह आपसी हो सकता है। वे एक दूसरे को समान प्रतिक्रिया देंगे। भाई वूबी उसके प्रति बहुत दयालु थे। इस सौम्यता में कोई अशुद्धियां या उद्देश्य नहीं था। यही कारण है कि जियान ए ने इसका इतना आनंद लिया कि वह स्वयं ही वास्तविक प्रतीत होने लगी। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। इसे ढूंढना आसान नहीं है। ड्राइवर ने मुझे जंक्शन पर उतार दिया। इसे ढूंढने के लिए मुझे कुछ राहगीरों से पूछना पड़ा। जब वूबी ने ये सुना, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, मुझे जाकर तुम्हें लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने जियान ए को समझाया, ये दुकान एक जोड़े के स्वामित्व में है। महिला मालिक चीनी है, जबकि मालिक मूल जापानी है। हालांकि ये दुकान बड़ी नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। यहाँ सभी सामग्रियाँ जापान से लाई गई हैं। वे बहुत ताज़ा हैं। आपको बाद में और खाना होगा। वूबी इस दुकान का नियमित ग्राहक था। जब जियान ए ने कल रात उसे फ़ोन किया, तो उसने एक शानदार और उत्तम रेस्तरां के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसने तुरंत इस बारे में सोचा। शुरुआत में जियान ए को समुद्री भोजन पसंद था और उसे कच्चा खाना और भी अधिक पसंद था। उसने तुरंत सिर हिलाया। तब मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महिला बॉस व्यक्तिगत रूप से उत्तम साशिमी की प्लेट लेकर मेज पर आए। ये स्पष्ट था कि वह वूबी से बहुत परिचित थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने कहा, आप यहाँ हैं। भाई, मैंने आपको कुछ समय से नहीं देखा है। वूबी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाल ही में बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं आपकी दुकान के बारे में सोच रहा हूँ। महिला बॉस थोड़ी मोटी थी लेकिन बहुत जवान और खूबसूरत दिखती थी। उसने पहली नज़र में ही जियान ए को देख लिया था और सोचा था कि युवा महिला वास्तव में अच्छी दिख रही थी। हालांकि जियान ए 14 साल की लड़की लग रही थी, इसलिए महिला बॉस ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वूबी ने महिला बॉस की निगाहें देखीं और परिचय दिया, बहन, यह मेरी छोटी बहन जियो ए है। नमस्ते। जियान ए ने तुरंत सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। महिला बॉस मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसने प्रशंसा की, छोटी लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। ये पहली बार है जब वूबी किसी को मेरी दुकान पर खाने के लिए लाया। जैसे ही वह बोली, उसने वूबी की ओर देखा। ये पहली बार है जब आप अपनी छोटी बहन को मेरे घर लाए हैं। ऐसा ही होता है कि आज जापानी वाग्यू को उड़ाया गया था। मैं आपको कोशिश करने के लिए एक हिस्सा दूंगा। मूल्यांकन देना याद रखें। वूबी समारोह में खड़े नहीं हुए और सीधे कहा, धन्यवाद, बहन। महिला बॉस के चले जाने के बाद वूबी ने जियान ए को बुलाया। आइए इसे आजमाएं। जियान ए की नज़र उसके सामने साशिमी पर पड़ी। सभी प्रकार की ताज़ी साशिमी को मोटे तौर पर काटा गया था और कुचली हुई बर्फ पर उत्कृष्ट ढंग से व्यवस्थित किया गया था। वे बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट लग रहे थे। उसने एक ऑक्टोपस का टुकड़ा उठाया, उसे वसाबी और सोया सॉस में डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। अगले सेकंड में जियान ए संतुष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक सकी।
ये बहुत स्वादिष्ट था। जियान ए की प्रतिक्रिया देखकर वू भी संतुष्टि और प्यार से मुस्कुराया। उसने समुद्री अर्चिन का एक टुकड़ा उठाया और ध्यान से उसका स्वाद चखा। उन दोनों ने सहजता से बातचीत की। वे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों और चिंताओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। जियान ए को हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि भाई वू भी अंकल वू के घर क्यों नहीं लौटे। इतने सालों के बाद जियान ए ने ऐसा नहीं किया। पता है, अंकल वू का एक बेटा था। हालांकि वह उत्सुक थी, जियान ए ने नहीं पूछा। आखिरकार वह जानती थी कि कारण अच्छा नहीं हो सकता। श्री वांग यहाँ हैं। मैंने तुम्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया है। इसी समय महिला बॉस की आवाज़ सुनाई दी। चूंकि टाटामी वाले कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं था, इसलिए वह एक नज़र में दुकान का दृश्य देख सकती थी। जियान ए ने सहजता से ऊपर देखा और दंग रह गया। जो व्यक्ति दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, वह उसका चाचा वांग युनजोंग था। गाढ़े मेकअप वाली एक महिला उसकी बाहों से चिपक गई थी। यह महिला निश्चित रूप से जियांग चुनफेन नहीं थी। जियान ए को इस महिला की याद आई जब वह अपने चाचा से बिक्री कार्यालय में मिली थी। तब वह उसके बगल की महिला थी। साफ शब्दों में कहें तो वह अपने चाचा की रखेल थी। जियान ए ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति वापस ले ली। वांग युनजोंग ने महिला बॉस से बात करने का फायदा उठाते हुए जल्दी से अपना सिर घुमाया और न देखने का नाटक किया। ये स्पष्ट था कि वह उसका स्वागत करने की पहल नहीं करना चाहती थी। आप उन्हें जानते हैं? वूबी ने जियान ए की हरकत देखी और तुरंत समझ गए। जियान ए अपनी आंखें घुमाने और धीरे से सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। मेरे अंकल। जब वूबी ने ये सुना तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पलट कर देखा। अंत में वह असहाय होकर मुस्कुराया। जब उसका अफेयर चल रहा था तब भी आप उससे टकराई थीं। ये स्पष्ट था कि वह एक नज़र में बता सकता था कि वह वांग युनजोंग की रखेल थी। जियान ए ये चीज़ें नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, ये दूसरी बार है। सौभाग्य से यह अभी भी वही व्यक्ति है। वो भी हंसे बिना नहीं रह सका। यह आवाज़ न तो तेज थी और न ही धीमी, लेकिन वांग युनजोंग ने इसे सुन लिया। जियो ए। वांग युनजोंग ने सहजता से अपना सिर घुमाया और तुरंत जियान ए को देखा। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं और अपना आमतौर पर सख्त चेहरा बना लिया, जैसे कि हर किसी पर उसका पैसा बकाया हो। जियान ए ने चुपचाप आह भरी और असहाय होकर वू बी की ओर देखा। वू बी ने माफ़ी मांगते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं और संकेत दिया कि उनका यह मतलब नहीं था। रहने भी दो। जियान ए ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह दिखावा करने की जहमत भी नहीं उठा सकती थी। उसने केवल शांति से अभिवादन किया। अंकल। वांग युनजोंग पास आए और पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? वांग युनजोंग को ये पूछना अच्छा लगा। आप यहाँ क्यों हैं? जब वे पहली बार बिक्री कार्यालय में मिले तो पहली बात जो उन्होंने कही वह थी, आप यहाँ क्यों हैं? जब वे हवाई अड्डे पर थे तो उन्होंने ये भी कहा, आप यहाँ क्यों हैं? अभी अभी उसने फिर कहा, तुम यहाँ क्यों हो? उनके अहंकारी स्वर से यह स्पष्ट हो गया कि वे जहाँ थे वहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए। क्या बैयून शहर आपका था? इसके अलावा क्या ये स्पष्ट नहीं था? बेशक वह यहाँ खाना खाने आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ बाल कटवाने आई हो? एक भोजन। जियान ए ने उदासीनता से उत्तर दिया। वांग युनजोंग की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी कि जियान ए ने उसे किसी अन्य महिला के साथ देखा था। यह कोई सम्मानजनक बात नहीं थी। ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था अगर किसी ने उसे नहीं देखा। जियान ए
ने उन्हें न केवल एक बार बल्कि 2 बार देखा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इस भतीजी के साथ भाग्यशाली था। चाहे वे कहीं भी जाएं, एक दूसरे से टकरा ही जाते थे। वह उनसे तीसरी या चौथी बार भी मिल सकती है। वान ग्युनजोंग की नज़र बिना पलक झपकाए वू बी पर पड़ी। आज अपने पहनावे की वजह से 24 साल का वू बी 18 या 19 साल का युवक लग रहा था। वान ग्युनजोंग ने तुरंत उन दोनों के बारे में बुरा सोचा। उन्हें याद आया कि जियान ए पहली मई को मकाओ गए थे। अब वह इतनी महंगी जापानी दुकान पर थी। इस बच्चे ने उसे पैसे दिए होंगे। आखिरकार वू भी बहुत अमीर व्यक्ति लग रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार की परत थी। उसने मन ही मन सोचा कि वे माँ बेटी हैं, अपनी माँ की तरह। वह बचपन से ही जानती थी कि लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए। वान ग्युनजोंग की आंखों ने कुछ भी नहीं छिपाया। जियान ए और वू बी ने ये देखा और उनके भाव उसी समय ठंडे हो गए। जिस इंसान का दिल जितना गंदा होगा उसके विचार भी उतने ही गंदे होंगे, क्योंकि वह जियान ए के बड़े थे। वू बी ने केवल वान ग्युनजोंग को ठंडी नज़र से देखा और कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर जियान ए ने तुरंत अपना सिर उठाया और वान ग्युनजोंग की ओर देखा। उसने दूर और दुखी स्वर में कहा, अंकल, क्या कुछ और है? आप यहाँ खड़े होकर हमें परेशान कर रहे हैं। वान ग्युनजोंग, हे भगवान, ग्युनजोंग, वह इतनी असभ्य क्यों है? इससे पहले कि वान ग्युनजोंग क्रोधित हो सके, उसके बगल में सुंदर कपड़े पहने महिला ने कहा और अविश्वास में वान ग्युनजोंग से बात की। वान ग्युनजोंग ने महिला की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत नर्म हो गई। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, जियान ए की आवाज़ ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको बोलने का अधिकार है? महिला सन रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगी। उसने सदमे से अपनी आंखें फैला लीं। आप, मेरे बारे में क्या? भले ही आपकी माँ ने आपको अपने कार्यों में अधिक अनुशासित होना नहीं सिखाया हो। स्कूल को आपको सिखाया जाना चाहिए था कि शिष्टाचार, न्याय और शर्म क्या हैं। पहले अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से समझें। जियान ए ने उनके रिश्ते को बेरहमी से उजागर किया और उनके भाव बदसूरत हो गए। यह वान ग्युनजोंग के लिए विशेष रूप से सच था, जिसका चेहरा लाल और सफ़ेद के बीच बदल रहा था। इससे गरिमा की झलक और हेय दृष्टि से देखे जाने से छिपा हुआ क्रोध प्रकट हुआ। ये सचमुच रोमांचक था। हालांकि वान ग्युनजोंग को भी पता था कि वह इस मामले को तूल नहीं दे सकते। जियान ए पहले से अलग थी। अब जब वह उसके सामने निडर हो सकती है, तो वह चुनफेन को इसके बारे में बता सकती है। उसने वास्तव में उसे धोखा दिया था, लेकिन उसका तलाक लेने का कोई इरादा नहीं था। जियान ए के शब्द इतने कठोर थे कि जू कियान ने सोचा कि वान ग्युनजोंग उसके लिए खड़े होंगे और उसे सबक सिखाएंगे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वान ग्युनजोंग ने केवल इतना कहा, चलो चलें, हम वहाँ बैठेंगे। जू कियान उसे उम्मीद नहीं थी कि वान ग्युनजोंग इसे इस तरह जाने देंगे। क्या उसे चेहरा सबसे ज्यादा पसंद नहीं था? आमतौर पर वह उसे ये दिखाना पसंद करता था कि वह वांग परिवार में बॉस है और कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। क्या चल रहा था? क्या उसने नहीं सुना कि इस मनहूस लड़की ने क्या कहा? उसने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? युनजोंग टिल्डर जू कियान नाखुश थी और उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया, जो कि सहवासपूर्वक कार्य करना था। ये दिलचस्प था कि युनजोंग टिल्डर का एक ही वाक्य इतने लंबे समय तक कैसे उच्चारित किया जा सकता है। वांग युनजोंग को आमतौर पर यह सबसे अधिक पसंद था और इसे सुनने मात्र से उसकी हड्डियां पिघल जाती थीं।
जू कियान ने अपनी कमर घुमाई और उसकी बाह पर रगड़ी। उसने मुझे धमकाया। बोलते समय वह व्यथित भाव रखना नहीं भूली और उसने वांग युनझोंग को दयनीय भाव से देखा, जैसे कि वह एक घायल छोटा खरगोश हो। जियान ए कांप उठा। यदि इस महिला ने एक और शब्द कहा तो वह अभी अभी खाया हुआ सारा स्वादिष्ट खाना उगल देगी। हालांकि इससे पहले कि जियान ए कुछ कह सके, वांग युनझोंग ने जू कियान से अधीरता से कहा, ठीक है कियान, बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं जू कियान ने वांग युनझोंग को अविश्वास से देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वांग युनझोंग ने उसे खींच लिया। वूबी ने शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह चीज़ों को जटिल नहीं बनाना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़की को कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरी चाची एक अच्छी इंसान है। कितने अफसोस की बात है। जियान ए ने अचानक असहाय होकर आह भरी। ये सुनकर वूबी मुस्कुराया। निश्चित रूप से आपके पास दूसरों के बारे में चिंता करने का समय है। मैं चिंतित नहीं हूँ। मैं बस उसके लिए परेशान हूँ। जियान ए ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और जारी रखा। अगर मेरे चाचा आज अकेले होते, तो अगर मैं उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती तो वह मुझे मार देते। मैंने उन्हें डांटने के बाद कभी चुप रहते नहीं देखा। वह शायद इससे कोई बड़ी बात नहीं बनाना चाहते और मेरी चाची को तलाक नहीं देना चाहते, जियान ए ने कहा। वूबी ने सिर हिलाया और जियान ए से सहमति व्यक्त की। अधिकांश पुरुषों ने उत्साह और नवीनता के लिए धोखा दिया। वे तलाक नहीं चाहते थे। व्यभिचार का सर्वोच्च क्षेत्र घर पर लाल झंडा नहीं बल्कि बाहर लहराता हुआ रंगीन झंडा होना था। दूसरी तरफ वांग युनझोंग ने जू कियान को एक निजी कमरे में खींच लिया। वह गुस्से में बैठ गई और वांग युनझोंग को नज़रअंदाज करने के लिए अपना सिर घुमा लिया। जाहिर है वह गुस्से में थी क्योंकि वांग युनझोंग ने जियान ए को सबक सिखाने में उसकी मदद नहीं की। वांग युनझोंग को भी पता था कि उसने आज चिकन निकाल लिया है और जाने दिया है। कियान को कष्ट हुआ। उन्होंने तुरंत अपना स्वर नर्म किया और जू कियान से कहा, ठीक है कियान, नाराज मत हो। अपने आप को एक बच्चे के समान स्तर पर क्यों नीचे गिराओ। जू कियान वांग युनझोंग के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। वह नखरे दिखा सकती थी, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। वांग युनझोंग एक अधीर व्यक्ति थे। यदि वह अति कर देती, तो लाभ हानि की भरपाई नहीं कर पाता। इस विचार को मन में रखते हुए जू कियान ने नम आँखों से वांग युनझोंग की ओर देखा। उसने रोते हुए कहा, मैंने ऐसा केवल इसलिए कहा क्योंकि वह आपके प्रति असभ्य थी। लेकिन उसे क्या कहना है सुनो। बोलते बोलते उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसके चेहरे पर दयनीय भाव था, मानो वह कह रही हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने दूसरे पक्ष को मुझे अपमानित करने दिया। वांग युनझोंग का दिल उसके लिए दुखा। उसने जल्दी से जू कियान का हाथ पकड़ लिया। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें कष्ट सहने दिया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? जियो ए केवल 14 साल की है। क्या मैं उसे मार सकता हूँ? मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। अगर मैं उससे लड़ूंगा, तो वह और भी बुरी बातें कह सकती है। आखिरकार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह गलत था। कुछ गलत करने के बाद आभामंडल की दृष्टि से वह दूसरे पक्ष से कमजोर था। वांग युनझोंग के शब्दों को सुनकर जू कियान के आंसू बंद हो गए, नल की तरह रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और वांग युनझोंग की ओर दयनीय दृष्टि से देखते हुए पूछा, आप तलाक कब ले रहे हैं? वे दोनों लगभग 1 साल से एक साथ थे। शुरू से ही वांग युनझोंग ने जू कियान से कहा था कि तलाक लेने के बाद वह उससे शादी करेगा।
जू कियान ने इस पर गहराई से विश्वास किया और वांग युनझोंग के तलाक लेने का इंतजार कर रहा था। हालांकि वांग युनझोंग ने उसे हर बार बहुत अधिक चिंतित न होने के लिए कहा। तलाक लेने से पहले उन्हें अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफर करनी पड़ी। जू कियान को वांग युनझोंग और पैसे से प्यार था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वांग युनझोंग की बातों पर विश्वास करती थी। हालांकि पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। साल के मध्य में उसने कई बार पूछा था कि वह कब तलाक ले रहा है। वांग युनझोंग का उत्तर अस्पष्ट था और उन्होंने केवल उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जू कियान केवल आराम कर सकता था। कम से कम उनकी राय में वांग युनझोंग अभी भी उनके प्रति बहुत ईमानदार थे, इसलिए उन्हें हमेशा विश्वास था कि वांग युनझोंग तलाक ले लेंगे और उनसे शादी कर लेंगे। वह काफी समय से ये सवाल दोबारा पूछना चाहती थी, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल सका। इसलिए जू कियान ने अभी स्थिति का फायदा उठाया और फिर से पूछा। वांग युनझोंग खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहते थे, उसने मन ही मन सोचा। उसने दुखती रग को छुआ है। उसे सबसे ज्यादा डर था कि जू कियान उससे तलाक के बारे में पूछेगी, क्योंकि शुरू से ही वांग युनझोंग ने कभी भी तलाक लेने और उससे शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। उस समय का वादा सिर्फ एक अस्थायी उपाय था, ताकि वह जू कियान के साथ सो सके। उस समय जू कियान ने गंभीर भाव से उससे पूछा। हालांकि वांग युनझोंग को दोषी महसूस हुआ। वह क्षमा मांगते हुए मुस्कुराए। जल्द ही आप भी मेरी स्थिति जानते हैं। मुझे इतनी बड़ी कंपनी के साथ साथ संपत्ति और बच्चों को भी संभालना है ना? वह यही भाषण दोबारा भी सुना सकती थीं। तुम हमेशा ये कहते हो कि जू कियान घबरा गया। आखिरकार वह 1 या 2 बार झूठ पर विश्वास कर सकती थी। 1 साल हो गया था और वांग युनझोंग का हमेशा यही रवैया रहता था। वह मूर्ख नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस पर अपने दिल में विचार करेगी। आपने तलाक लेने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी, क्या आपने? जू कियान ने अपने आंसू रोक लिए, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में आश्वस्त थी। यह वांग युनझोंग बस उससे झूठ बोल रहा था। मैं कैसे कर सकता हूँ? कियान, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपके बारे में कैसा महसूस करता हूँ? वांग युनझोंग ने अपना लहजा नर्म किया और जल्दी से उसे मना लिया। मैंने तुम्हारे लिए एक घर और एक कार खरीदी। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो क्या मैं तुम पर इतना पैसा खर्च करता? जू कियान के चेहरे पर गलत भाव था और उसके दिल में और भी अधिक विरोधाभास था। वह वांग युनझोंग से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह उस पर बहुत अधिक दबाव डालेगी। इसके अलावा वांग युनझोंग सही थे। इस साल उसने उस पर लगभग 10 लाख युआन खर्च किए थे। अगर वह वास्तव में उसे पसंद नहीं करता, वांग युनझोंग उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता। हालांकि उसे पसंद करना और उससे शादी करना 2 अलग-अलग बातें थीं। जू कियान इसे अच्छी तरह से जानता था। गहरी सांस लेते हुए जू कियान कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक महिला तेजी से उनकी ओर आ रही है। उसने भौहें सिकोड़ लीं। एक महिला के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि दूसरी पार्टी उसके और वांग युनझोंग के लिए यहाँ थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, जियांग चुनफेन पहले ही उनकी मेज पर जा चुकी थी। वांग युनझोंग ने ऊपर देखा और जब उसने उस व्यक्ति को देखा, तो वह अपनी सीट से खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका। वांग युनझोंग ने शायद ही कभी देखी जाने वाली घबराई हुई अभिव्यक्ति प्रकट की, और जब उसने अपना मुंह खोला, तो वह हकलाने लगा। चुनफेन, आप। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता,
जियांग चुनफेन ने गुस्से में मेज पर रखी जापानी चाय उठाई और वांग यूनजोंग के चेहरे पर छिड़क दी। चाय वांग यूनजोंग के चेहरे पर फूट गई, जिससे तुरंत वह और यहाँ तक कि उसके बाल भी गीले हो गए। दुकान बड़ी नहीं थी, इसलिए जियांग चुनफेन की हरकत ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जियान भी हैरान था। वह भाई वूबी के साथ बातचीत करने में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी चाची कब आ गईं। 2 महिलाएं और 1 पुरुष। जियांग चुनफेन का गुस्सा, जू कियान का आतंक और वांग यूनफा की मनहूस उपस्थिति ने सभी को तुरंत अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि क्या हुआ था।